मेरा नाम नव्या है। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी उम्र 29 साल थी। मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करने का ख्याल आता था, मगर मैं मजबूर थी। मैं चाहकर भी अपनी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं 14 साल की थी तब मेरे पिता हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उस समय मेरा एक 5 साल का भाई और मेरी 8 साल की बहन थी। मेरी माँ मेरे पापा की मौत पर बहुत बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि आप इस दुनिया को छोड़कर क्यों चले गए। मेरे ऊपर 3-3 बच्चों का बोझ डाल गए। अब इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? बड़ी बेटी तो फिर भी 14 साल की है। इन छोटे दोनों बच्चों को मैं कैसे आपके बिना जीना सिखाऊंगी? कैसे उनकी परवरिश करूंगी? उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मां का सहारा बनूंगी। मेरी मां ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया लिखाया था और फिर बड़ी होकर मैं अपनी मां का सहारा बन गई थी। मेरी मां ने लोगों के घरों में काम किए थे। मेरी मां कपड़े भी सिला करती थी। इतने सारे काम करने के बावजूद उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था, तो बदले में मुझे भी अपनी मां का सहारा बनना ही था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। मुझे 7 साल हो गए थे नौकरी करते हुए। मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे अपनी ही कंपनी की बड़ी पद पर रख लिया गया था, जिसकी मुझे तनख्वाह भी ज्यादा मिलती थी। मैं अपने दोनों छोटे भाई बहन को भी पढ़ा रही थी। मेरी मां तो अब बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी मां से लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है, इसकी शादी के बारे में सोचो। आखिर कब तक बेटी से नौकरी करवाती रहोगी? लेकिन मेरी मां उनसे कह देती थी कि मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने ही अपनी मां से शादी करने के लिए मना किया हुआ था। मैं अपने दोनों भाई बहन को पहले कामयाब होते हुए देखना चाहती थी, उसके बाद मुझे शादी करनी थी। क्योंकि अगर मेरी शादी पहले हो जाती तो फिर मेरे भाई बहन और मेरी बूढ़ी मां का ख्याल कौन रखता? मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। अभी तक तो जो भी चल रहा था बिल्कुल ठीक चल रहा था। अपनी नौकरी लग जाने के बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं किसी लड़के से प्यार भी नहीं करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे प्यार मोहब्बत करने का समय ही नहीं था। मैंने सुना था कि जो लोग किसी से प्यार करते हैं तो उसे समय और ध्यान देते हैं, वही उनके प्यार का पक्का सबूत होता है। लेकिन मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए भी समय नहीं था। मैं अपना ही ख्याल बड़ी मुश्किल से रख पाती थी। सारा दिन मुझे अपने दफ्तर में हो जाता था। मगर 7 सालों में इतना बदलाव जरूर आ गया था कि अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक दफ्तर जाया करती थी। मैं बहुत काबिल थी और अपनी मेहनत के नतीजे में कंपनी में सब लोगों का भरोसा जीत चुकी थी। जिंदगी की जितनी भी परेशानियां थी वो कई सालों पहले बीत चुकी थी और इन मुश्किल हालात से निकलकर ही मैंने एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू की थी और अपने भाई बहन को भी एक अच्छी जिंदगी दे रही थी। मेरी जिंदगी मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन अपनी मां और भाई बहन की खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ता था। मेरी कुछ सहेलियां भी थी जो मुझसे रविवार के दिन मिलती थी। मेरी सारी ही सहेलियों के प्रेमी थे और वो सब उनसे प्यार करती थी और उनके साथ शादी भी करना चाहती थी। जबकि मैं उन लोगों को उनके प्रेमियों से बात करते हुए देखती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मन करता था कि काश मुझे भी कोई इतना ही प्यार करने वाला होता। वो मुझे अपने प्रेमी की कुछ प्यार भरी बातें भी बताया करती थी। उनको सुन सुनकर भी मैं सोचा करती थी कि काश मेरी जिंदगी में भी ये सब कुछ हो जाए, तो मेरी जिंदगी भी अपनी सहेलियों की तरह खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन ऐसा तो तभी हो सकता है जब मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां निकल जाएं। फिर मैंने सोचा था कि मुझे सब्र करना चाहिए और खुद पर काबू करना चाहिए। एक ना एक दिन भगवान मेरी भी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मुझे भी कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा। लेकिन फिर मैं खुद से ही सवाल करती थी कि आखिर ऐसा कब होगा? मेरी उम्र अभी 29 साल है। 3-4 साल और बीत गए तो मेरी शादी की उम्र भी निकल जाएगी। न जाने सब कुछ कब ठीक होगा। मैं बस हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी
कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भी अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता सकूं। लेकिन उससे पहले मेरे घर वालों की जिंदगी बेहतर और आसान हो जाए। मेरी मम्मी को हमेशा मेरी शादी की चिंता लगी रहती थी। वो यही कहती थी कि अपने भाई बहन का भविष्य सुधारने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी की खुशियों को अपने दिल में ही दबाकर बैठी हुई हो। मेरी मां मुझे समझाया करती थी कि भगवान तुम्हें इसका अच्छा फल देगा। तुम देखना, तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी जरूर मिलेगा। तुम जो इतने समय से हम सब लोगों के लिए मेहनत कर रही हो, देखना, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखेगा। मैं अपनी मां की ऐसी बातों पर बहुत खुश होती थी और मन ही मन सोचती थी कि काश मेरी मां की सारी दुआएं सच हो जाएं। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो हमारे साथ हमारा सुख दुख बांट सकता, क्योंकि पापा के मरने के बाद ही उनके सारे रिश्तेदारों ने हमसे रिश्ता खत्म कर दिया था। जबकि मम्मी के ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, सिर्फ हमारे एक मामा जी ही थे। वो अपने परिवार के साथ दूसरे देश में रहते थे। हाँ, इतना जरूर था कि उनके साथ हमारी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी, मगर वो कभी यहां पर आते नहीं थे। शादी को लेकर मैं जितना भी खुद पर काबू रखने की कोशिश करती थी, मेरी भावनाएं उतना ही मुझ पर हावी हो जाती थी, खासकर रात के समय। और मेरी उम्र की जितनी लड़कियां थी, उन सबकी तो शादी अभी हो गई थी, बल्कि उनके पास एक दो बच्चे भी थे। जब मैं रात को अकेली होती थी तो मैं सोचती थी कि काश मेरा भी कोई प्रेमी होता तो मैं उससे अपना अकेलापन दूर कर रही होती। मिल नहीं सकती तो क्या हुआ, फोन पर ही बात कर रही होती। मेरी जो शादीशुदा सहेलियां थी, उनसे तो मैं मिलती भी नहीं थी, क्योंकि वो मुझे अब जब भी मिलती थी अपनी शादीशुदा कहानी सुनाने में लग जाती थी और उनकी कहानी सुनकर मेरा दिल मचलने लगता था। मगर फिर अपने भाई बहन के भविष्य के बारे में सोचकर मुझे अपनी भावनाओं पर काबू करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि मैं शादी करने के लिए बेचैन हो रही थी, बस मुझे अपने लिए एक सहारे की जरूरत थी। जैसा आजकल के जमाने में होता है, ये नया जमाना है और आजकल के जमाने में हर लड़की के पास उसका सुख दुख बांटने के लिए उसका साथी होता है। मेरे तो भाई बहन भी ऐसे नहीं थे जो मेरे साथ हंसी मजाक कर सकते या थोड़ा बहुत समय बिता सकते। वो तो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। मुझसे बात करने का उनको ज्यादा समय ही नहीं मिलता था। मेरी बहन की स्नातक की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। पढ़ाई के बाद उसे नौकरी करनी थी, जबकि भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से बीत रही थी और फिर देखते ही देखते मेरी उम्र 30 साल हो गई। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बस मैं तुम्हारी जिद अब आगे और नहीं मानूंगी। तुमने सारी जिंदगी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। नौकरी करते करते तुमने अपनी शादी की उम्र निकाल दी। जैसे ही तुम्हारी छोटी बहन की नौकरी लग जाती है, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी ताकि तुम्हारा घर बस सके। मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी, सिर्फ बहन की नौकरी लगने से ही कुछ नहीं होगा। अभी पहले भाई की भी नौकरी लग जाए, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं मम्मी को जैसे तैसे समझा बुझाकर उन्हें शांत करवा दिया करती थी। मेरी अपनी स्कूटी थी और इस स्कूटी से मैं अपने दफ्तर का आना जाना करती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक भिखारी काफी दिनों से हमारे मोहल्ले में भीख मांग रहा था। वैसे हमारा मोहल्ला काफी बड़ा था, मगर मैं इसे पिछले एक हफ्ते से रोजाना यहां पर देख रही थी। एक दिन मैं अपनी स्कूटी रोककर उसे गौर से देखने लगी। न जाने क्यों मेरे कदम उसे देखकर रुक गए थे। वो भिखारी फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गंदे से रूप में था। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया और अपने बटुए से 100 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, अभी यही रख लो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और उसने वो पैसे अपने थैले में डाल लिए। अब मैं आते जाते उस भिखारी को पैसे दे दिया करती थी। एक बार तो मैंने उसे फुटपाथ पर भी देखा था।
वो वहां पर भी भीख मांग रहा था। मैं तब भी अपनी स्कूटी पर थी और रास्ते से गुजर रही थी। मैंने तब भी उसे पैसे दे दिए थे। अब ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा था कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचती थी, वो मेरे आने से पहले ही हमारे मोहल्ले में खड़ा होकर मेरा इंतजार किया करता था। और जैसे ही वो देखता था कि मैं अपने दरवाजे पर आ गई हूं, तो तुरंत वो मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगता था। मैं उसे पैसे दे दिया करती थी। मगर बड़ी अजीब बात थी, वो मुझसे पैसे लेने के बाद न जाने कितनी देर तक मुझे देखता रहता था। मैं उसकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर चली जाती थी और फिर अगले दिन भी वो ऐसा ही करता था। मैं उसकी नजरों से बड़ी परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे इतनी बेबस नजरों से क्यों देखता है। मैंने सोचा कि शायद वो भूखा होगा। मुझे कभी कभी उसे खाना दे देना चाहिए। इसलिए रात के समय पर खाना खाने के बाद जब मैंने खिड़की से नीचे की तरफ देखा तो वो मेरे घर के आसपास ही टहल रहा था। मैंने उसे आवाज लगाकर अपने दरवाजे के पास आने के लिए कहा। मैं खाना पैक करके उसे देने के लिए चली गई। मैंने जैसे ही उसे खाना दिया तो मैं फिर से चौंक गई थी, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी नजरों से मेरे चेहरे को देखे जा रहा था। बहुत देर हो गई, उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो जिस तरह से मेरे हाथ से खाना लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था, उसका हाथ भी उसी तरह से था। वो अपना हाथ भी पीछे नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ है, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? खाना लो और जाओ यहां से। अचानक मेरी बात सुनकर वो होश में आया था और उसने जैसे ही खाना लिया, वो पीछे पलट कर जाने लगा। मैं इतने में दरवाजा बंद कर रही थी जब उसने आगे बढ़कर फिर से पलटकर मुझे देखना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि ये भिखारी पागल हो गया है। ये सोचते हुए मैं दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गई थी। मैं देख रही थी कि वो भिखारी अब ज्यादातर हमारे ही मोहल्ले में मुझे कहीं ना कहीं नजर आ जाता था। इसलिए मैंने उससे एक दिन बात की और उससे कह दिया था कि तुम हर रोज रात का खाना हमारे घर से ले लिया करो। लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गरीब हो। तो वो कहने लगा कि हां, मेरा यहां पर कोई भी अपना नहीं है। अगर आप मुझे खाना दे दिया करोगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम रात के समय पर खाना लेने के लिए आ जाना। फिर वो रात के बिल्कुल सही समय पर खाना लेने के लिए आ गया था। मेरी मम्मी को भी मैंने बता दिया था कि एक भिखारी है। मैंने उसे बोल दिया है कि वो रात के समय पर हमारे घर से खाना लेकर जाया करेगा। आप उस समय पर खाना पैक कर दिया करो। मम्मी कहने लगी कि चलो ये तो अच्छा हुआ। किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है बेटी। तभी दरवाजा बजने लगा था और मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वही भिखारी था। मम्मी ने जल्दी से मुझे खाना पैक करके दिया और मैं उस भिखारी को देने के लिए चली गई थी। आज जब मैंने उसे खाने का डिब्बा दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके हाथ पकड़ने पर मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने इधर उधर देखा कि वो मेरे साथ ये किस तरह की हरकत कर रहा है। उसने जब मेरे चेहरे पर डर देखा तो वो कहने लगा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम्हें पैसों की जरूरत है या फिर और खाना चाहिए? तो फिर वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे इस तरह की आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। बस मैं आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूं। मैं कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि मैं आपको पसंद करने लगा हूं। न जाने कितने समय से मैं आपको देख रहा हूं। आप मेरे दिल को भा गई हो। जब एक बार आपके चेहरे को देख लेता हूं तो मन करता है कि आपके चेहरे से अपनी नजर ही ना हटाऊं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तुम ये किस तरह की फालतू बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शक्ल से तो तुम गरीब लगते हो, मगर बातें बड़ी प्यार भरी कर रहे हो। तुम जैसे गरीब भिखारी को ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तो वो कहने लगा
कि शर्म तो उसे आती है मैडम जो कुछ गलत करता है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं अपने प्यार का इजहार सीधे सीधे तरीके से आपसे कर रहा हूं। मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो कल से आ जाना, वरना इस तरह की बातें करोगे तो मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचाकर सबको बता दूंगी कि तुम मुझसे गलत बातें कर रहे हो। वो कहने लगा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस मैं आपको पसंद करने लगा हूं। क्या आप मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक ही गई थी। मैं उसको इतनी बातें सुना चुकी थी, फिर भी उसके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि वो मुझे सीधे शादी के लिए भी प्रस्ताव दे रहा था। मैंने उसको जल्दी से खाना थमाया और झटके से उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद करके मैं अपने घर के अंदर आ गई थी। उसकी बातें मुझे बड़ी अजीब लग रही थी और सारी रात मैं उसकी बातों के बारे में सोच विचार करती रही थी। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन जब मैं दफ्तर गई तो मेरी सहेली मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगी, तो मैंने उस भिखारी वाली बात को उसे बताया। तो वो मेरी सहेली कहने लगी कि मैं तुम्हें बताती हूं कि वो भिखारी तुम्हें शादी के लिए बोलकर क्यों गया है। मैंने कहा बताओ उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहने लगा कि तुम एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हो, जितने भी पैसे कमाती हो उसने सोचा होगा कि मैं ऐसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता हूं और फिर वो जितना कमा कर लाया करेगी वो मेरा ही होगा और इस तरह उसे भीख भी मांगना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है। मैंने कहा तुम सही कह रही हो। भला उस भिखारी को बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी। उसे क्या लगता है कि उस भिखारी के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तुम देखना, वो बड़े गंदे से रूप में आता है। मैं क्या उसे कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। मेरी सहेली कहने लगी अगर आगे से वो आकर तुमसे यही सब कुछ कहे तो उसको धमकी दे देना कि तुम पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवा दोगी, फिर वो खुद ही डर जाएगा। मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे अपनी दोस्त की बात समझ आ गई थी और अब मुझे मतलब समझ आया था कि वो भिखारी मुझे ऐसा क्यों कह गया था। वो न जाने इस तरह मोहल्ले की कितनी लड़कियों को अपनी बातों में लेता होगा, मगर मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। अगले दिन जब वो भिखारी आया और मैं उसे खाना देने गई तो उसने फिर से मुझसे वही बात दोहराई थी। इस बार मैंने तेज आवाज में उससे कहा था कि तुम भिखारी हो इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसी समय शोर मचाकर मोहल्ले वालों से उसकी पिटाई करवा देती। शांति से यहां से चले जाओ, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूं। मगर यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। उसने कहा था कि मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। तुम मुझे घुमा फिराकर जवाब मत दो, सीधे मुझे बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम बड़ी चालाक चीज हो, मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है। जब मैंने उसे ये बात कही तो अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए थे और वो कहने लगा कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर क्या पता चल गया। मैंने कहा कि मैं सब कुछ जानती हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी इस बात पर फिर से उसने मुझे चौंक कर देखा था। वो कहने लगा कि तुम क्या कहना चाहती हो और क्या जानती हो तुम मेरे बारे में, जरा मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाऊंगी और उसके बाद मैं जितने भी पैसे कमाती हूं उससे तुम अपनी जिंदगी में मजे करोगे। मेरी ये बात सुनकर उसने एक गहरी सांस भरी और कहने लगा अच्छा तो ये बात है। उसने कहा तो ठीक है, तुम अपना खाना और अपनी भीख भी अपने पास रखो। अगर तुम यही समझती हो तो मुझे तुमसे तुम्हारी भीख भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो दरवाजे से पलट गया था और मैं बड़ी अजीब सी सोच लेकर वहीं पर खड़ी हुई उसे देखती रह गई थी। आज उसने खाना भी नहीं लिया था। मैंने सोचा कि ये तो बड़ा स्वाभिमानी आदमी है, मेरे इतना कहने पर खाना भी नहीं लेकर गया।
फिलहाल मैं खाने का डिब्बा हाथ में लेकर अपने घर में आ गई थी, तो मेरी छोटी बहन कहने लगी कि दीदी आप किससे बातें कर रही थी। तो मैंने उसको बताया कि एक भिखारी आया था, उसे खाना देना था, तो वो कहने लगी कि भिखारी खाना क्यों लेकर नहीं गया, आप तो खाना वापस लेकर आ गई हो। मैंने अपनी बहन से कहा कि पता नहीं क्यों नहीं लेकर गया। मैं वो डिब्बा रसोई में रखकर अपने कमरे में वापस आ गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर ये भिखारी मुझसे क्या चाहता है। फिलहाल मैंने तो इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की थी। मुझसे जितना हो सकता था मुझे अपने करियर पर ध्यान लगाना था, इन फालतू बातों में नहीं। कई दिन इसी तरह से बीत गए थे। उस भिखारी से मेरा सामना होता था। मैं उसे आवाज लगाकर पैसे देने के लिए बुलाती थी, तो वो मेरी भीख लेने आता ही नहीं था, और अब खाना लेने आना तो उसने पूरी तरह से बंद कर दिया था। मगर वो मुझे जहां भी मिलता था, और अगर मुझे देख लेता था तो मुझे बस देखता ही रह जाता था। न जाने उसकी ऐसी हरकत का क्या मतलब था। कई महीने इसी तरह से बीत गए थे। मैं उसे कभी कभी देखती थी। एक दो बार तो मैंने उसे अपने दफ्तर के आसपास भी देखा था, मगर हर बार वो अकेला होता था। शायद उस बेचारे का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बस वो मुझे एक नजर देखता रहता था। मुझे उस पर अब तरस आने लगा था। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता था? क्योंकि अब काफी लंबा समय हो गया था और अभी तक उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे आवाज लगाने पर भी वो मुझसे दूर दूर रहता था। भले ही वो मुझे दूर से देखता रहता था, लेकिन अब मेरे करीब आने की उसने हिम्मत नहीं की थी, ना मेरी भीख लेने के लिए और ना ही मुझसे बात करने के लिए। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई बड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी और इस भिखारी के बारे में सोच रही थी। सोच रही थी कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। अगर इसे मुझसे प्यार नहीं होता तो ये मुझे ऐसी बेबस निगाहों से नहीं देखता जिस तरह पहले देखा करता था, और अगर ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था तो फिर ये मेरे एक बार के डांटने पर दोबारा भी तो मेरे पीछे पड़ सकता था। इसने तो मुझसे नाता ही खत्म कर दिया। मगर उसकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार अभी भी दिखाई देता है। फिर मैंने एक फैसला किया था, जो कि मेरे लिए गलत तो जरूर था, मगर मैं क्या करती। मुझे उस पर तरस आने लगा था और शायद मैं भी उस पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे लिए ऐसा करना सही तो नहीं था, क्योंकि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी खूबसूरत मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जो अच्छा खासा कमा लिया करती थी। जबकि वह क्या था, वो तो एक मामूली सा दिखने वाला फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गंदे से रूप में गरीब भिखारी था, जो न जाने कहां रहता होगा, कहां सोता होगा, और न जाने कितने लोगों के घरों से भीख लेकर वो अपना गुजारा कर रहा है। कई बार तो मेरा दिल कहने लगा कि मुझे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि एक वही इंसान है जो अभी तक मुझे बिना डरे देखता रहता है और अपनी नजरों का दीवाना कर चुका है, मैंने सोचा कि अगर वो सच में मेरा फायदा नहीं उठाना चाहता तो फिर मैं उससे शादी कर लूंगी और मैं उसे कोई छोटा मोटा व्यापार भी करवा दूंगी और खुद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह मेरी जिंदगी बीत जाएगी। मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है, मुझे तो सिर्फ प्यार और तवज्जो की भूख है। वो मुझे सारी जिंदगी प्यार दे, मेरा ख्याल रखे, बस मेरे लिए यही बहुत है। और अगले ही दिन मैंने उस भिखारी से बात करने का फैसला कर लिया था। मगर अजीब बात यह थी कि पिछले 2-3 दिन से वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। न जाने वो कहां चला गया था। लेकिन फिर एक दिन वो मुझे शॉपिंग मॉल के बाहर नजर आ गया था, जब मैं अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए गई हुई थी। मैंने इस बारे में अपनी सहेलियों को कुछ भी नहीं बताया था। मैं जानती थी कि वो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि उन लोगों के जो प्रेमी थे, कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर था तो कोई अपने बड़े बाप का बेटा था। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि मैं एक भिखारी के पीछे जा रही हूं, तो वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते। मैं उन लोगों से छुपकर उस भिखारी से मिलने के लिए चली गई थी, जहां पर हम लोग थे। वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी, इसलिए
मैंने उसे पार्क में चलने के लिए कहा था। वो मेरे साथ साथ पार्क में चला गया था। वहां जाने के बाद मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देखते हो? तो वो कहने लगा कि तुम्हारी सोच के हिसाब से मैंने तुम्हारे घर का खाना लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूं। अब मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे पर जाकर टिक जाती हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी नजरों पर काबू नहीं रख सकता। मैं खुद पर काबू जरूर रख सकता हूं। जब भी तुम मेरे सामने आती हो, मेरी नजर तुम्हारे चेहरे का दीदार करती रहती है। आखिर प्यार करता हूं मैं तुमसे, क्या करूं? मैंने उससे कहा कि तुम सच कह रहे हो ना? तो वो कहने लगा कि हां, मैं सच कह रहा हूं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने कहीं नहीं देखी, और मैंने तुम्हारे ही मोहल्ले वालों से तुम्हारी तारीफ भी सुनी है। जब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। तुम्हारे मोहल्ले की एक औरत कह रही थी कि इस बेचारी लड़की ने अपने भाई बहन के भविष्य की खातिर अपनी शादी नहीं की। बेचारी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का अकेले ही पेट पाल रही है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि तुम जैसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिसने अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार के लिए ढेर सारे बलिदान किए। बस तभी से मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। मैं तुमसे एक वादा करता हूं। मैं एक भिखारी हूं। भला मैं तुम्हारा क्या फायदा उठाऊंगा? तुम चाहो तो खाली हाथ भी मेरे पास आ सकती हो। मुझे तुम्हारी नौकरी की भी कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं भीख मांगकर सारी जिंदगी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मगर कभी तुमसे नौकरी नहीं करवाऊंगा। उस भिखारी की बात सुनकर अचानक मेरा दिल पिघलने लगा था। उसे मेरी इतनी चिंता थी। अब मुझे एहसास हुआ था कि इस जिंदगी में कभी मेरी इतनी चिंता मेरी मां के अलावा किसी और ने नहीं की थी। ये एक ऐसा इंसान था जिसकी तारीफ ने मेरे दिल को जीत लिया था, और अब मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई। मैंने उसे बता दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। इस तरह हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने उससे कहा था कि तुम भिखारी हो, थोड़ा अजीब लगता है। क्या तुम ये काम छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकते? वो कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तुम प्रार्थना करो, मेरा एक काम है और मैं अपने उस काम में कामयाब हो जाऊं। उसके बाद मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही बन जाऊंगा। मैंने कहा, कौन सा काम? तो अचानक वो मेरी बात पर रुक गया था और कहने लगा कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अपने घर जाओ। मैं रात को तुम्हारे घर खाना लेने के लिए आ जाऊंगा। तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना। ये कहकर मैं वहां से उठी थी, और अब मुझे बार बार उसी के ख्याल आने लगे थे। हर रोज वो मेरे घर आता था खाना लेने के लिए। इसी दौरान हम लोगों के बीच ढेर सारी बातें हो जाती थी। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगी थी कि हम दोनों को साथ में 2 महीने हो गए थे। इस दौरान वो सिर्फ मेरे घर के दरवाजे तक ही मुझसे मिलता था। इसके अलावा उसने मुझसे और कोई भी मांग नहीं की थी। मैंने देखा था कि मेरी सहेलियां थी जो अपने प्रेमियों से मिलने के लिए कभी कमरे पर जाती थी, तो कभी भोजनालय में मिलती थी, तो कभी उनके साथ खरीदारी किया करती थी। वो तो मुझे खरीदारी नहीं करवा सकता था क्योंकि वो गरीब था, लेकिन उसके लिए मेरे घर के दरवाजे से बेहतर बात करने की जगह और कोई भी नहीं थी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। उसका नाम सुनील था। कहते हैं ना, जिस पर दिल आ जाए वो भिखारी भी आपके लिए राजा बन जाता है, और मेरे लिए अब सुनील किसी राजा से कम नहीं था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। मैंने सुनील से कहा था कि जैसे ही मेरे भाई बहन की नौकरी लग जाती है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सुनील को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। सुनील ने कहा था कि इस दौरान मैं भी अपना घर खरीद लूंगा। जैसे ही मेरा अपना घर हो जाएगा, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। सुनील कहता था कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम किसी की बात की चिंता मत करो।
इसी तरह कई महीने बीत गए थे और हम दोनों के प्यार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे दोनों भाई बहन नौकरी पर लग जाएंगे, मैं घर में पैसे देना बंद करके अपने पैसे सुनील को दिया करूंगी, ताकि वो अपना व्यापार कर सके और भिखारी बनकर भीख मांगनी बंद कर दे। क्योंकि किसी भिखारी से तो मेरी मम्मी मेरी शादी नहीं करवा सकती। मैं तो सुनील के प्यार में डूबती चली गई थी और उसकी पूरी तरह से दीवानी हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला और मुझसे बातें करने वाला मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया था जो मेरे हर सुख दुख का साथी था। लेकिन शायद कुछ दिनों बाद मेरी इस खुशी को नजर लग गई थी। सुनील न जाने कहां चला गया था। वो एक दिन जब मुझे दिखाई नहीं दिया तो मुझे लगा कि शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के यहां चला गया है या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। मगर वो तो कई दिन तक नहीं आया था और मैं उसके लिए बहुत परेशान हो गई थी। न जाने वो मुझसे प्यार मोहब्बत के वादे करके कहां चला गया था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई थी। पूरे एक महीना मैं उसके लिए परेशान रही थी। जहां जहां पर वो मुझे अब तक मिल चुका था, मैं उस जगह पर गई थी। लेकिन सुनील तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया था। उसका तो नामो निशान भी मुझे नहीं मिल रहा था। मैं उसके लिए बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इस तरह भी छोड़कर जा सकता है। काफी दिनों तक तो मैं यही सोचती रही कि हो सकता है उसकी कोई आपातकालीन स्थिति हो। मगर वो कितने दिनों तक की हो सकती है? उसे तो कुछ ज्यादा ही समय लग गया था। मेरे पास उसका न कोई पता था और न ही कोई संपर्क नंबर था। न ही कोई ऐसा इंसान था जिसके जरिए मैं सुनील की जानकारी निकाल सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी सुनील की वजह से और बस खामोश सी रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे बीच रास्ते में इस तरह छोड़कर परेशान कर देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी दौरान मेरी बहन ने आकर एक खुशखबरी सुनाई थी कि उसकी नौकरी लग गई है। इस बात पर मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन उदास था। कई महीने इसी तरह से बीत गए थे। मेरी आंखों में अभी भी सुनील की तलाश थी, मगर वो नहीं आया था और अब मुझे यही लगने लगा था कि वो मुझे धोखा देकर चला गया। उसने मुझसे प्यार मोहब्बत के दावे किए और अब वो न जाने कहां गायब हो गया। मगर फिर मैं ये भी सोचा करती थी कि उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। इसे धोखा नहीं कहते। धोखा तो उसे कहते हैं जब कोई लड़का किसी लड़की का गलत फायदा उठाता है। उस बेचारे ने तो कभी मुझसे अकेले में बात भी नहीं की थी। वो मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे बातें करता था और कोई आसपास के मोहल्ले का गुजर कर आता जाता था तो वो खामोश हो जाता था, ताकि मेरे चरित्र पर लोग सवाल न उठा सकें। तो फिर वो कहां चला गया था? ये सवाल मैं अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुनील के बारे में मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। इसी तरह सुनील का इंतजार करते करते मुझे पूरे 8 महीने बीत गए थे और अब मेरी आंखों ने उसकी तलाश करना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे अभी भी उसकी बहुत याद आती है। मेरे दिल से उसकी याद निकलती ही नहीं थी। मैं बस अकेले में रोती रहती थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। सब मुझसे मेरे कमजोर होने की वजह पूछते थे। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे क्या बीमारी लगी हुई थी। फिर एक नई चिंता मुझे मेरी मम्मी ने दे दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बहन की अब नौकरी लग गई है और जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुकी थी, मैं तुम्हारी बहन की नौकरी लगने के बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इसीलिए मैंने 2-3 लोगों से तुम्हारे रिश्ते के बारे में कह दिया है। मैं मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी और मैंने उनसे मना किया था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तो आपसे कहा था कि जब भाई की भी नौकरी लग जाएगी उसके बाद मैं खुद शादी कर लूंगी। मम्मी कहने लगी कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, फिर तुम्हारे रिश्ते भी आना बंद हो जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही बिता दूंगी। मम्मी कहने लगी कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। क्या तुम सारी जिंदगी हम लोगों के नाम पर ही बिता दोगी?
एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई बहन अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और फिर उनकी भी शादियां हो जाएंगी। और तुम्हारा क्या होगा? जिसे सबकी चिंता है वो फिर भी खाली हाथ रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी ने अपनी जोर जबरदस्ती के साथ मेरा रिश्ता तय करने का फैसला कर लिया था, मगर मेरा दिल अंदर से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब मैं अपनी मम्मी को क्या बताती कि मैं आज भी सुनील का इंतजार करती हूं। एक दिन मम्मी बहुत खुश थी और कहने लगी कि रविवार को तुम अच्छे से तैयार हो जाना, अपनी सहेलियों के साथ कहीं मत जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने उनसे अभी भी मना किया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूं। आप मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मम्मी ने कहा था कि तुम बिल्कुल खामोश रहो, जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो। अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी एक और नहीं सुनूंगी। और फिर मजबूरन मुझे मम्मी की बातों के आगे हार माननी पड़ जाती थी। और फिर रविवार भी आ गया था। मेरी मम्मी ने मुझे तैयार होने के लिए कहा था, मगर मैं तैयार नहीं हुई थी। जैसे रूप में मैं थी वैसे ही रूप में लड़के वालों के सामने आ गई थी। मैं बैठी हुई थी जब लड़के की मां मुझसे तरह तरह के सवाल कर रही थी। इस समय मेरी नजरें झुकी हुई थी और मेरे दिल में बार बार सुनील का ख्याल था। आज मुझे सुनील की बहुत याद आ रही थी। लड़के की मां मुझसे जो भी सवाल करती थी मैं उसका गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे दिया करती थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। मन कर रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं। और उस दिन मैं सोच रही थी कि मुझे सुनील से प्यार ही नहीं करना चाहिए था। मुझे वैसे भी बहुत शौक था ना प्यार करने का, किसी लड़के को अपना प्रेमी बनाने का। अब मुझे पता चल गया था कि प्यार करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें खुशियां मिलने के साथ साथ आंखों में आंसू भी मिलते हैं। मेरी आंखों से जैसे ही आंसू गिरने वाले होते थे मैं उन्हें पोंछ लेती थी ताकि किसी को शक ना हो कि मैं रो रही हूं। अभी कुछ ही देर बीती थी कि अचानक घर के दरवाजे से कोई हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ था। ये इंसान कौन था? वो अंदर आया और उसने सबके सामने खड़े होकर मुझे आवाज लगाई, नव्या। मैंने झटके से उसकी तरफ बड़ी गौर से देखा था। ये आवाज तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर ये इंसान कौन था? मैं इसे पहचान नहीं सकी थी। उसने दोबारा से कहा कि नव्या, ये सब क्या है? सब लोग उसे फटी फटी नजरों से देखने लगे थे कि ये कौन है और अचानक घर में घुसकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, मेरा नाम अपनी जुबान पर बार बार क्यों ले रहा है। उस समय मेरा भाई भी घर पर मौजूद था। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन हो और घर के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं। मैं इसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इन लोगों को यहां से भेज दो। लड़के की मां अचानक से एक झटके से उठी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? मेरी मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं बहन, आपको गलतफहमी हो रही है। हम नहीं जानते कि ये लड़का कौन है। तभी वो लड़का फिर से कहने लगा कि जी आप यहां से जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। उस औरत ने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने हमें यहां पर अपमानित करने के लिए बुलाया है? तुम्हारी बेटी का तो पहले से ही प्रेमी है। हमें बुलाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती थी? मेरी मम्मी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर से निकल गई थी। उन लोगों के जाने के बाद मेरे भाई ने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया, जबकि मैं भी लगातार उसे देख रही थी और सोच रही थी कि ये इसने क्या कर दिया। मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उसने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि हाथ मैं भी उठा सकता हूं। मैं तुम लोगों से शांति से बात करना चाहता हूं और तुम लोग इतना हंगामा कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और वो कहने लगा कि नव्या, समझाओ अपने घर वालों को, मैं सुनील हूं।
अचानक मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी और फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। ये सुनील ही था, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल सुनील के जैसी ही थी। मैंने कहा, तुम सुनील हो? लेकिन हाँ, मैं सुनील ही हूं। ये कहकर मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी तो सुनील कहने लगा, तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूं। दरअसल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। आज तक तुमने मुझे भिखारी के रूप में देखा है, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने सुनील से कहा, धोखेबाज इंसान, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम पुलिस ऑफिसर हो तो मैं क्या करूं? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। आज यहां आकर तुम तमाशा क्यों लगा रहे हो? तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए आ गए हो। तुम्हारे यहां आने का क्या समय है सुनील? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? मैं हर बार तुम्हारी बातों में आती रहूंगी। मैं ताली बजाते हुए उससे ये बात कह रही थी तो वो कहने लगा कि नव्या, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। तभी मेरी मम्मी कहने लगी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई हमें भी तो कुछ बताए। और मेरा भाई भी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इतने में ही सुनील कहने लगा कि आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। उसने बताया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। हमें खबर मिली थी कि इस शहर में बच्चा चोरी करने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है, इसलिए मुझे उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं उन लोगों को भिखारी बनकर ही तलाश कर सकता था, क्योंकि वो लोग भी भिखारी बनकर ही लोगों के घरों में भीख मांगने के लिए जाते थे और उनके घर से बच्चों को बहाने से चोरी कर लिया करते थे। हमें ऐसी पूरी टोली को पकड़ना था। काफी समय तक मुझे इस शहर में उस टोली को पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो बहुत चालाक लोग थे और पिछले 6 महीने पहले मैंने उन लोगों को पकड़ लिया था। अंत में पूरी टोली हम लोगों के हाथ लग गई थी, मगर इस दौरान उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। उनकी बंदूक से निकली गोली मेरी टांग में लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरी हालत इतनी भी नहीं थी कि मैं खुद से उठकर बैठ सकूं। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको अपनी टांग दिखा देता हूं। सुनील ने अपनी पैंट ऊपर करके अपनी टांग पर लगी हुई गोली का जख्म हमें दिखाया था और फिर वो कहने लगा कि मुझे ठीक होने में बहुत समय लग गया था। मैं नव्या से किसी तरह से संपर्क करना चाहता था, मगर मेरे पास उसका कोई फोन नंबर नहीं था। सुनील ने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुझे माफ कर देना नव्या, मैं तुम्हें अपने पुलिस अफसर होने के बारे में नहीं बता सका, क्योंकि अगर गलती से भी किसी को यह खबर लग जाती कि मैं भिखारी नहीं हूं तो शायद मेरे लिए उस टोली को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने अपनी पहचान सबसे छुपाई थी और तुमसे मैंने काफी सारे झूठ भी बोले थे। मगर यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब ठीक हुआ तो मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आना चाहता था। आज मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था। तब मैंने घर से बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई देखी। मैंने सोचा कि न जाने ये गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर क्यों खड़ी है, इसलिए मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही अंदर आ गया और उन सब लोगों के सामने ये सब हो गया। कृपया मुझे माफ कर देना आप सब लोग। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों का अपमान हुआ है, मगर मैं क्या करूं? मैं नव्या से बहुत प्यार करता हूं। जब मुझे पता चला कि उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर सका। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं और आपकी बेटी को सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। सुनील की बात पूरी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या ये लड़का सब कुछ सच कह रहा है? मैंने अपनी मम्मी से गर्दन हमें हिलाते हुए कहा तो मम्मी कहने लगी, क्या तुम भी सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो? तो वो कहने लगा कि जी हां,
अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो मैं अपने माता पिता को यहां लेकर आता हूं और आप मेरी जानकारी पुलिस थाने से भी निकलवा सकती है। मैं अपने पुलिस थाने का बड़ा अफसर हूं। भिखारी बनने के दौरान मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई थी और मैं खुद पर काबू नहीं कर सका और इसे कह दिया। मैं ड्यूटी पर होता था, इसलिए कभी आपके घर में आने की भी मैंने हिम्मत नहीं की। लेकिन आज जब मुझे आप लोगों को सच बताना था तो मैं अपने असली रूप में आप लोगों के सामने आकर सच बता रहा हूं। सुनील की सारी बातें सुनकर मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा तुम अपने माता पिता को हमारे घर भेज दो। और फिर ऐसा ही हुआ था। सुनील 2 घंटे बाद अपने माता पिता को हमारे घर लेकर आ गया था। उसके माता पिता ने बड़ी खुशी खुशी मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मैं बहुत खुश थी कि सुनील कोई भिखारी नहीं बल्कि एक बड़ा अफसर था और मुझसे इतना प्यार करता था। मेरे दिल में उसके लिए जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब खत्म हो गई थी। जल्द ही हम दोनों की शादी हो गई थी और अब हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। उधर सुनील मेरे भाई बहन का भी बहुत ख्याल रखता है। उसने एक बेटा बनकर मेरे घरवालों की भी जिम्मेदारी को उठाया हुआ है और अब वो मुझे नौकरी भी नहीं करने देता। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे दुआएं दी थी कि तुम्हारा पति तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। सुनील बिल्कुल मुझे किसी रानी से कम नहीं समझता था। मेरी हर इच्छा को पूरा करता था। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। सुनील का साथ पाकर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जो मेरे माता पिता की जिम्मेदारी कभी मेरी हुआ करती थी, अब वो एक बेटे की तरह उस जिम्मेदारी को पूरी कर रहा था। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि हमें अपने दिल में गलत विचार लाने से पहले सामने वाले की स्थिति के बारे में सोच लेना चाहिए।